हेलो एवरीवन। तो आज जिस एक्ट को हम करेंगे उसका नाम है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और इसको हम प्री के पर्पस से पेयर एक्ट से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कितने इन टोटल सेक्शंस हैं जिसमें से यूजुअली क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कितने सेक्शंस हैं इन टोटल, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इसमें है 30 सेक्शंस इन टोटल। अब हम सेक्शन टू सेक्शन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा, सेक्शन से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ये प्रेसिडेंट की असेंट इसको कब मिली थी। 18 मई 1955। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी मार्क भी किया हुआ है कि ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। और इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं, जो पहली लाइन है, इसको जनरली हम प्रियम्बल बोलते हैं। प्रियम्बल का जो मतलब होता है वो होता है इस एक्ट को क्यों लाया गया, ऑब्जेक्ट क्या था। तो ये एक्ट लाया गया टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। हिंदू के अमंग जो मैरिज होगी उसको अमेंड करने के लिए, उसके रिगार्डिंग लॉ को अमेंड करने के लिए और कोडिफाई करने के लिए। अब इसके बाद हम पहले सेक्शन को देखते हैं। पहला सेक्शन है हमारा शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। अब इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेकेंड है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2019 के अमेंडमेंट के बाद एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हट चुका है और अब ये एक्ट भी होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है। सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ये एक्ट किन किन लोगों पर अप्लाई होता है? तो 2 का ए बोलता है टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग अ वीराशिवा, अ लिंगायत और अ फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। अगर कोई भी पर्सन हिंदू बाय रिलीजन है इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स तो ये एक्ट उस पर अप्लाई होगा और इसमें वीराशिवा, लिंगायत और ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज के फॉलोअर भी आते हैं। सेकेंड है, मतलब 2 का बी है टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। 2 का सी है टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। अब ये एक्ट किस पर अप्लाई नहीं होता, ये 2 के 1 के सी में बताया हुआ है। तो जो कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है और ज्यू है, उन पर अप्लाई नहीं होता। और किस पर अप्लाई होता है? हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग अ वीराशिवा, लिंगायत और अ फॉलोअर ऑफ द ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किस पर अप्लाई होता है और किस पर अप्लाई नहीं होता। अब इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो अगर कोई भी द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी। अब इन लोगों को भी हम क्या मानेंगे कि वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं बाय रिलीजन। कौन कौन से लोग? एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। अब कोई भी चाइल्ड जो चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, लेकिन बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, और उसके दोनों ही पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन हैं, तो ऐसे बच्चे को हम क्या मानेंगे? हम हिंदू मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, बी क्या बोलता है? एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। अब कोई भी चाइल्ड वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, दोनों में से कोई एक भी पेरेंट अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख है बाय रिलीजन, और and who is brought up as a member of the tribe, community, group और family to which such parent belongs or belong। तो इसमें 2 कंडीशंस हो गई। दोनों में से एक पेरेंट हिंदू है और उसका जो ब्रॉटअप हुआ है वो भी एक हिंदू की तरह या बुद्धिस्ट की तरह, जैन की तरह या सिख की तरह हुआ है, तो उस चाइल्ड को भी हम इस एक्ट की कैटेगरी में रखेंगे जिस पर यह एक्ट अप्लाई होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सी की बात करें तो एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। अब जो कोई भी पर्सन कन्वर्जन के थ्रू या रिकन्वर्जन के थ्रू, रिकन्वर्जन का मतलब हो गया अगर हिंदू किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया और फिर दोबारा से उसी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है अपने ओरिजिनल वाले जो कि हिंदू है, तो उसे रिकन्वर्ट बोलेंगे। और ऐसे पर्सन्स पर भी हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है। तो अब हमने इसमें देखा कि 3 तरीके के लोगों पर क्या होता है? हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है। तो सबसे पहले था हिंदू बाय रिलीजन,
सबसे पहले था हमारा हिंदू बाय रिलीजन, दूसरा था हमारा हिंदू बाय बर्थ, और तीसरा हमारा हो गया हिंदू बाय कन्वर्जन। अब इसका सेकंड क्या देख रहे हैं हम? सेकंड देख रहे हैं कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, चाहे सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो, नॉट विथस्टैंडिंग जहां भी आ जाता है उसका मतलब होता है ओवरराइडिंग क्लॉज। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution। तो कोई भी चीज इस एक्ट की शेड्यूल्ड ट्राइब पर अप्लाई नहीं होगी, और शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सी वाली? जो कि आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में बता रखी है। लेकिन इन शेड्यूल्ड ट्राइब पर भी हो सकती है, और वो कब होगी? अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अदरवाइज डायरेक्ट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालकर ऑफिशियल गैजेट में डायरेक्ट करती है तो उस केस में उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर भी ये वाला जो एक्ट की एप्लीकेशन है वो होगी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस हर एक एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस में कौन कौन से क्लॉजेज में क्या है, ये भी डायरेक्ट सेक्शन हमसे पूछे जाते हैं। तो थर्ड में है डेफिनेशंस। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स ए द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूसेज। तो 3 के ए में क्या डिफाइन किया हुआ है? कस्टम एंड यूसेज। अब देखते हैं कि ये कस्टम और यूसेज क्या सिग्निफाई करता है। द एक्सप्रेशंस कस्टम एंड यूसेज सिग्निफाई एनी रूल विच हैविंग बीन कॉन्टिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि कॉन्टिन्यूअसली मतलब लगातार और यूनिफॉर्मली एक सार तरीके से ऑब्जर्व किया गया है फॉर अ लॉन्ग टाइम, has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group और family, और जिसने लोकल एरिया में फोर्स ऑफ लॉ ऑब्टेन कर ली है। प्रोवाइडेड दैट द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। लेकिन रूल कैसा होना चाहिए? रूल जो है वो सर्टेन होना चाहिए और अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अब एक और प्रोवाइडेड फर्दर ये क्या बोलता है? दैट इन द केस ऑफ अ रूल एप्लीकेबल ओनली टू अ फैमिली, इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। अगर वो रूल सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली में अप्लाई होता है तो वो उस फैमिली के द्वारा डिसकंटिन्यूड नहीं किया गया होना चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या हो गया? इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज अ सिटी सिविल कोर्ट, दैट कोर्ट जहां पर इन एनी एरिया जहां पे सिटी सिविल कोर्ट है वो कोर्ट, एंड इन एनी अदर एरिया द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, और किसी और एरिया में। अब हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख लिया। अब इसके बाद हम एक बार कस्टम और यूसेज का एक केस और देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मोटो रामालिंगो। जैसा कि आपने देखा कि मैंने उसे लिखा भी हुआ है, मेंशन भी करा हुआ है, और ये भी हमारे प्री में पूछा जाता है। जहां जहां मैंने प्री मेंशन किया हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सी बात करता है हमारा फुल ब्लड और हाफ ब्लड के बारे में। अब फुल ब्लड और हाफ ब्लड, 2 persons are said to be related to each other by full blood when they are descendant from a common ancestor by the same wife. आई एम सॉरी एवरीवन, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम कहाँ थे? फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड की डेफिनेशन पर थे। तो हमारा 3 के सी में हमारा बताया हुआ है कि क्या फुल ब्लड है और कौन हाफ ब्लड के अंदर आएगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। तो हम इसको अगर सीधा सीधा ये लैंग्वेज में ना फंसें और समझें तो ये क्या है कि एक बंदा फुल ब्लड, 1 फादर 1 मदर, अब इनसे एक बेबी हुआ जो हुआ ए, फिर एक फादर और वही मदर, और इनसे जो दूसरा बेबी हुआ वो बी। अब ये दोनों एक दूसरे के फुल ब्लड कहलाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो एंड बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। तो इस केस में क्या होगा हाफ ब्लड के केस में कि F1 M1 और इनसे A, F1 M2 और इनसे B।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फादर तो सेम है बट मदर क्या है, डिफरेंट है। तो अब ये दोनों जो आपस में रिलेटेड होंगे वो कहलाएंगे हाफ ब्लड। ये कौन से होंगे, हाफ ब्लड। अब इसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है 3D, जो कि बात करती है यूट्रीन ब्लड की। अब हम देखते हैं कि यूट्रीन ब्लड क्या होगा। तो यूट्रीन ब्लड में अगर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो क्या है, 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रीन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रस बट बाय डिफरेंट हस्बैंड्स। यहाँ पर जो एंसेस्ट्रस है वो तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर अब हस्बैंड्स क्या है, डिफरेंट है। तो इससे क्या मतलब हो गया हमारा, यूट्रीन ब्लड की अगर हम बात करें तो फादर 1, मदर 1, बेबी A, फादर 2, मदर 1, बेबी B। अब ये दोनों आपस में जैसे रिलेटेड होंगे उनको बोलेंगे हम यूट्रीन ब्लड, दे आर रिलेटेड यूट्रीन ब्लड। ओके, यहाँ पे जो मदर है वो तो सेम है बट फादर डिफरेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं डी की, हमने देख लिया। अब सी और डी में हमने देख लिया कि एंसेस्टर में फादर है, एंसेस्ट्रस में मदर है। अब ई जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्राइब मतलब प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। अब 2F में देखते हैं, 2F जो है 2F का 1 बोलता है सपिंडा रिलेशनशिप। अब ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि 3 के F में क्या है, 3 के G में क्या है। तो 3 के F में हमारा सपिंडा रिलेशनशिप है। सपिंडा रिलेशनशिप अगर हम इसमें देखें तो 3 जनरेशन मदर की तरफ से और 5 जनरेशन फादर की तरफ से क्या होगी, सपिंडा रिलेशनशिप कहलाएगी। और ये जो लाइन है वो कहाँ से ट्रेस होगी, द लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड्स इन ईच केस फ्रॉम द पर्सन कंसर्न। जिसका सपिंडा हमें काउंट करना है उसको हम एज अ फर्स्ट जनरेशन ट्रीट करेंगे। अब सेकंड देखते हैं, 2 persons are said to be sapindas of each other if one is a lineal ascendant of the other within the limits of sapinda relationship। अगर कोई एक दूसरे का लीनियल असेंडेंट है या फिर कॉमन लीनियल असेंडेंट हु इज विद इन द लिमिट्स ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू ईच अदर। अब 3G भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहाँ बताई हुई है, तो ये 3 के G में बताई हुई है, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। 2 persons are said to be within the degrees of prohibited relationship। पहला, if one is a lineal ascendant of the other। दूसरा, if one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other। तीसरा, if one was the wife of the brother, ब्रदर की वाइफ है, और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर, फादर या मदर के ब्रदर हैं, और ऑफ द ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर्स ब्रदर ऑफ द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे चाची ताई ये सब जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं, तो उन लोगों से शादी नहीं करी जा सकती। अब फोर्थ बोलता है, इफ 2 आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अंकल एंड नीस, आंट एंड नेफ्यू, और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ 2 ब्रदर्स और ऑफ 2 सिस्टर्स। भाई के बच्चे, बहनों के बच्चे, 2 ब्रदर्स और सिस्टर हैं, अंकल और नीस हैं, ये लोग आपस में क्या नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉजेज F एंड G। F में क्या था हमारा, देखते हैं हम, F में था हमारा सपिंडा रिलेशनशिप, और G में क्या है हमारा, G में हमारा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो इन दोनों ही पर्पस के लिए रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्रीन ब्लड एज वेल एज बाय फुल ब्लड इंक्लूड होता है। इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, दोनों ही रिलेशनशिप इंक्लूड होंगे। रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड, एडॉप्शन वाले भी होंगे और ब्लड वाले भी होंगे। एंड ऑल टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इन दोज क्लॉजेज शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। अब देखिए, आप बहुत बड़े बड़े शब्दों में देख पा रहे होंगे कि प्री मेंशन किया हुआ है, तो जहां जहां प्री मेंशन किया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये बार बार रेपिटेटिवली पूछे गए हैं, इसलिए हमने ये मेंशन किया है। अब सेक्शन 4 बोलता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। अब इसके बाद हमारा बहुत ही मेन सेक्शन आता है विच इज सेक्शन नंबर 5, जो बात करता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज की। अब सेक्शन 5 के अंदर हमारी 5 ही कंडीशन है। सेक्शन 5 के अंदर 5 कंडीशंस। अ मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी 2 हिंदूज, 2 हिंदूज के बीच में सोलेमनाइज करी जाएगी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, अगर ये कंडीशंस को फुलफिल किया जाता है। कौन कौन सी, नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, जब शादी हो रही है तो दोनों में से किसी का भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, जिंदा नहीं होना चाहिए। अब सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है एट द टाइम ऑफ मैरिज
नीदर पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से दोनों में से कोई भी पार्टी वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसका बी देखें, दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, अब हो सकता है कि वो वैलिड कंसेंट तो देने के लिए कैपेबल हो, बट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन वो ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं जिसकी वजह से वो शादी के लिए अनफिट हो जाते हैं या फिर बच्चों के प्रोक्रिएशन के लिए अनफिट हो जाते हैं। अब सी क्या बोलता है, हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। दोनों में से कोई भी पार्टी रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी से सफ़र कर रही है। अब थर्ड देखते हैं, द ब्राइडग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। अब जो दूल्हा है उसकी साल 21 साल एंड द ब्राइड और दुल्हन की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18 साल एट द टाइम ऑफ द मैरिज। फोर्थ बोलता है, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। जो पार्टीज है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्रीज के अंदर नहीं होनी चाहिए। अभी देखा था हमने कि 2G में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बता रखा है, तो वो आपस में इस डिग्रीज के अंदर नहीं होनी चाहिए अनलेस द, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन जो बोलता है अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। अगर ईच ऑफ देम, यहाँ पे देखिए ईदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, इस तरीके के शब्द यूज नहीं करे गए, यहाँ पर करा गया है ईच ऑफ देम। अगर दोनों के कस्टम या यूसेज उनको परमिट करते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री के अंदर शादी करने के लिए, तभी वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ बोलता है, द पार्टीज आर नॉट सपिंडास टू ईच अदर। सपिंडास का हमारा कहाँ पे डिफाइन था, 2K(F) में डिफाइन था। अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। ठीक है, तो मतलब दोनों आपस में सपिंडास से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। लेकिन वही जो ऊपर वाला एक्सेप्शन था कि अगर दोनों के, ईच यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पूछा जाता है, ईच ऑफ देम, दोनों के ही कस्टम यूसेज जिनसे वो गवर्न हो रहे हैं, अगर उन दोनों के बीच की शादी की परमिशन देता है तो वो शादी हो सकती है। अब अगर हम 6 देखें तो 6 क्या हो गया है हमारा, रिपील, ओमिट कर दिया गया है। 7 देखते हैं, 7 बात करता है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज की। तो हिंदू, ये जो डायरेक्ट सेक्शंस पूछे जाते हैं, सेक्शन 7 किससे रिलेटेड है, सेक्शन 7 किससे रिलेटेड है, सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज से रिलेटेड है। Section 7, a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ मेंशन करी होगी है वो ईदर पार्टी करी गई है, दोनों में से किसी भी पार्टी के कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज के अकॉर्डिंग शादी सोलेमनाइज करी जा सकती है। सेकंड बोलता है 7 का, when where such rites and ceremonies include the सप्तपदी, लेकिन उस कस्टमरी राइट या सेरेमनी में सप्तपदी हैं, दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire। मतलब पवित्र आग के सामने जो दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेते हैं, अगर उन राइट्स और सेरेमनीज में हैं तो मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। तो जब 7वां फेरा ले लिया जाएगा तभी जो शादी होगी उसे कंप्लीट और बाइंडिंग मानेंगे। अब इसके बाद सेक्शन 8 देखते हैं, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज कहाँ पे दिया हुआ है, तो सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज दिया हुआ है। फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज। अब ये किसके लिए है, क्या पर्पस है इस सेक्शन को इनकॉर्पोरेट करने का, कि जिससे कि आप हिंदू मैरिज का प्रूफ दे पाओ। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा सकता है कि कौन रूल्स बनाएगा इसके रिगार्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग that the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in the Hindu marriage register kept for the purpose। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली रूल्स बना सकती है जिसके अकॉर्डिंग उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा। और क्या पर्पस है इसका, जिससे कि हिंदू मैरिज का प्रूफ दिया जा सके। अब इसका सेकंड बोलता है कि आपने चाहे कुछ भी लिखा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, the state government may, if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering of the particulars referred to in subsection 1 shall be compulsory in the state or in any part thereof। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, वो उसको कंपलसरी भी बना सकती है।
क्या कर सकती है, कंपलसरी बना सकती है रजिस्ट्रेशन को, और इन एनी पार्ट देयर ऑफ वेदर इन ऑल केसेस और इन सच केस एज मे बी स्पेसिफाइड एंड वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन इशूड एनी पर्सन कॉन्ट्रावेनिंग एनी रूल मेड इन दिस बिहाफ शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 25 रुपीज़। मतलब अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज नहीं करता है तो उसको 25 रुपये का क्या करना पड़ेगा, फाइन देना होगा। अब थर्ड बोलता है ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखने होंगे। फिर फोर्थ बोलता है, एट्थ का फोर्थ क्या बोलता है, द हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल एट ऑल रीजनेबल टाइम्स बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। अब जो हिंदू मैरिज रजिस्टर होगा जिसके अंदर शादी को रजिस्टर करा गया है एज पर द रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसको रीजनेबल टाइम्स में ओपन होगा वो इंस्पेक्शन के लिए, एंड शैल बी एडमिसिबल एज एविडेंस टू द स्टेटमेंट्स देयर इन कंटेन्ड। और उस स्टेटमेंट जो भी लिखे गए हैं उसके अंदर, उस रजिस्टर के अंदर उस हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग, वो एडमिसिबल होंगे एज एविडेंस, एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स देयर फ्रॉम शैल ऑन एप्लीकेशन बी गिवन बाय द रजिस्ट्रार ऑन पेमेंट टू हिम ऑफ द प्रेस्क्राइब फी। और रजिस्ट्रार जो है जब उसको प्रेस्क्राइब फी दे दी जाएगी तो उनको इंस्पेक्शन के लिए दे सकता है जो कि पर्सन इंस्पेक्शन के लिए उसको मांग रहा है। फिफ्थ बोलता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शैल इन नो वे बी अफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री। लेकिन अगर आपने हिंदू मैरिज रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या आपकी मैरिज इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाएगी? नहीं। तो हमारा ये जो 8 का 5 है इसने डिक्लेयर कर दिया, इसने बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपनी शादी रजिस्टर नहीं कराते हो तो फाइन वगैरह ठीक है अगर लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट, तो अदरवाइज आपकी शादी वैलिड ही रहेगी। अब इसके बाद है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 9 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बार बार प्री में पूछा जाता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कहाँ पे बताया हुआ है, तो सेक्शन 9 के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स बताया हुआ है। कॉन्जिगल और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं कि जब एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, मतलब जब उनकी शादी होती है तो उस टाइम कुछ राइट्स उन दोनों के ऊपर होते हैं, और वो अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ में से परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरा उसको बोल सकता है कि आप उसको परफॉर्म करो। तो ये ऐसा ही कुछ इस सेक्शन में मेंशन हुआ है, व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, अब ये दोनों पर अप्लाई होता है, दोनों ही इस सेक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। When either the husband or wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, अगर दोनों पार्टी में से कोई भी बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के विड्रॉन कर देता है दूसरे की सोसाइटी से, तो जो एग्रीव पार्टी है इधर हस्बैंड और वाइफ, वो अप्लाई कर सकता है बाय पिटीशन, टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, कि मेरे कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट कराया जाए। ठीक है, एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन सच पेटिशन, और उस पेटिशन के अंदर अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, ट्रुथ हैं, तो उस केस में और कोई लीगल ग्राउंड भी नहीं है वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, फॉर एग्जाम्पल लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल करी गई है, प्रॉपर कोर्ट में फाइल करी गई है, तो इस केस में वो क्या कर देगा, मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अकॉर्डिंगली। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, वेयर अ क्वेश्चन अराइज whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society। अब इसमें क्या है, रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर रीजनेबल एक्सक्यूज है और वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो इस केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स नहीं कराएगा। तो ये जो बर्डन है, बीओपी जो है, बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज, ये किस पर होगा, ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, जो कि दूसरे पर्सन की सोसाइटी से हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जिसने भी करा है, विड्रॉ किया है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि हाँ मैं रीजनेबल एक्सक्यूज है मेरे विड्रॉ करने के पीछे। अब इस पे कुछ लीडिंग केस हैं, टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया, इसमें सेक्शन 9 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करी गई थी कि ये भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं आर्टिकल 21, 14 इनका हनन करता है। और सेकेंड केस क्या था, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, इसके 1 साल बाद ही आया। ये जो ऊपर वाला केस है वो 1983 का था, और ये जो आगे वाला केस है ये है हमारा 1984 का। जो हमारा फर्स्ट वाला केस है वो है 1983 का, और जो सेकंड वाला केस है वो है 1984 का। इसमें आया कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन
कुमार में, और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको अपहेल्ड कर दिया गया था। अब इसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, सेक्शन 10, जो कि जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात करता है। सीधा सीधा प्री में पूछा जाता है कौन से सेक्शन के अंदर है। अब इसके बाद बात करते हैं ईदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दोनों में से कोई भी पार्टी टू द मैरिज, मतलब ईदर हस्बैंड और वाइफ। अब शादी चाहे आफ्टर दिस एक्ट आई है कमेंसमेंट या फिर पहले आई है, may present a petition praying for a decree of judicial separation on any of the grounds specified in section 3 subsection 1। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी ग्राउंड्स मेंशन है, मतलब 13 के 1 के अंदर कौन से ग्राउंड्स मेंशन है, डाइवोर्स के ग्राउंड्स मेंशन है। तो उन ग्राउंड्स पर अगर दोनों में से कोई भी पार्टी टू अ मैरिज पिटीशन प्रेजेंट करती है फॉर अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, और वाइफ इन 13 के 2 सबसेक्शन 2 में वाइफ को एडिशनल ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिस पर वो डाइवोर्स मांग सकती है, तो यहाँ पर भी जुडिशियल सेपरेशन भी मांग सकती है वो उन ग्राउंड्स पर। अगर इन ग्राउंड्स के ऊपर दोनों में से कोई भी पार्टी टू अ मैरिज प्रेजेंट करती है पिटीशन प्रेइंग फॉर अ जुडिशियल सेपरेशन, तो क्या कर देगा, पिटीशन फॉर डाइवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, वेयर अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड। अब कोर्ट ने क्या करा, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी ऑन ग्राउंड्स जो कि 13(1) में है हस्बैंड वाइफ दोनों के पास, और 13(2) में है वाइफ के पास। इट शैल नो लॉन्गर बी एब्लिगेटरी फॉर द पेटिशनर टू कोहैबिट विद द रेस्पोंडेंट। अब जो पेटिशनर है उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं होगा कि वो रेस्पोंडेंट के साथ कोहैबिट करे रहे, बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय पेटिशन ऑफ ईदर पार्टी एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ of the statements made in such petition rescind the decree if it considers it just and reasonable to do so। लेकिन कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी टाइम दोनों में से किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर भी वो एप्लीकेशन उस पार्टी की भी हो सकती है जिसने डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई करा था। तो क्या करेगा कोर्ट, वो डिक्री को क्या कर देगा, रेसेंड कर देगा। अब इसके बाद देखते हैं कि इस केस में और क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो एक तरीके से ये इफेक्ट ही हो गया, अब मैरिज इस केस में सस्पेंड होती है, स्टेटस ऑफ हस्बैंड वाइफ इंटैक्ट रहता है। लेकिन अब इसके बाद अगर हम देखें तो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 जो है अगर आपको मांगने हैं तो 1 साल के अंदर अंदर अगर नहीं होता है तो ये 13(1) के अंदर ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का, जो कि इर्रिट्रीविएबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की बात करता है। और अगर इस टाइम पर जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास करी गई है हस्बैंड अपने आप को वाइफ पर फोर्स करता है तो वो सेक्शन 376B ऑफ आईपीसी के अंदर हेल्ड किया जा सकता है। तो आज हमने करे सेक्शन 1 to 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 11 to 20 करेंगे जो कि बेसिकली नेचर ऑफ मैरिजेस और बहुत सारे, हम अब सेक्शन 13 सिर्फ हमने रेफरेंस के लिए पढ़ा, लेकिन अब हम इसको पूरे ग्राउंड्स वगैरह पढ़ेंगे कल, और क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं, उनमें क्या क्या नेचर ऑफ मैरिज होता है और क्या क्या प्रोसीजर होता है, हम और कल देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।